टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट, सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें कुल 75 प्रश्न रहते हैं। और हमने आपको बताया था कि इसमें जो प्रथम 20 जो प्रश्न है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसको यहाँ पे बताना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता है। इसलिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 21 से आप देखेंगे 75 तक ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है सामान्य अध्ययन के लिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है, जो ये पीडीएफ जो प्रश्न पत्र का जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी टीएमसी नॉलेज के नाम से ही है। ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रही बात मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को अभी टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाला गया है, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न और उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका भी जल्द ही उसको पीडीएफ बना करके उसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न आज के लिए है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? और इसका सही जवाब है कि शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। और उनकी सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर थी, यानी कि जो फिल्म थी जवान, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये यहाँ पे देखिएगा सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जो है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान को उसी जवान फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा को, एनिमल जो फिल्म आई थी उसके लिए। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया है, तो शाहरुख खान को मिला हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब है कि देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है द्वारका यानी कि गुजरात में किया गया है। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ की खाड़ी में भारत के सबसे लंबे केवल रुके पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है, और इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि द्वारका गुजरात में किया गया है। और इस ब्रिज की जो लंबाई है यानी कि 2.32 किलोमीटर की लंबाई है इस ब्रिज की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि फरवरी 2024 में किस राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है? और इसका सही जवाब है कि असम में। इस प्रश्न का सही जवाब है असम, जहाँ पे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। इस कानून के खत्म होने के बाद राज्य की मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी और बाल विवाह को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। और इसके साथ एक यहाँ पे ऑप्शन जो है उत्तराखंड है, इसके विषय में जान सकते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ये भी सब करेंट के ही प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के किन हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के किन हस्तियों को चुना गया है? और इसमें नाम है यानी कि शांति देवी बिहार की हैं, शांति देवी, शिवम पासवान, अशोक कुमार, राम कुमार मलिक तथा सुरेंद्र किशोर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन ई सही जवाब है, क्योंकि इसमें से एक से अधिक यानी जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के हस्तियों के रूप में चुना गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि वर्ष 2024 में 110 को पद्मश्री दिया गया है, 17 को पद्म भूषण और 5 को पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है। जबकि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 3 हस्तियों को चुना गया था। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 का भी आपसे पूछा जा सकता है। और 2023 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था बिहार की जो थी, यानी कि उसमें सुभद्रा देवी थी जो पेपर मसी कला के लिए यानी कि मधुबनी पेंटिंग में, और आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, और कपिल देव प्रसाद को हस्तकरघा यानी कि कपड़ा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको दिया गया था। जबकि वर्ष 2022 में यानी कि 2022 में बिहार के 2 हस्तियों को दिया गया था, जिसमें आचार्य चंदनाजी और शैवाज गुप्ता को दिया गया था। इसके बाद के प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन हैं?
और इसका सही जवाब है कि नीरज चोपड़ा जो है कि वो प्रथम भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में जो आयोजित हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जिसमें 88.17 मीटर भाला फेंक करके उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह बताना है कि ये संविधान का कौन सा संशोधन है, यानी कि इसमें ये बताना है कि संविधान के किस संशोधन के तहत ये विधेयक लाया गया है। और इसका सही जवाब है कि इसमें ये संविधान का 128वां संशोधन था, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, और इसका सही जवाब है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने, यानी कि इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। तो इसका सही जवाब है यानी कि स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हरा करके 1-0 से हराया था। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक का नाम है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, और सही जवाब है नवीन चावला की यह पुस्तक है। तो सही जवाब इसका है नवीन चावला। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि इसमें कि कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना है, और वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान जो है कि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ यानी कि जो रूस के नाम से है USSR जो था उस समय सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया था और तब से ये आज़ाद हो गया। और इसके मुद्रा का नाम आप जान सकते हैं कि कजाकिस्तान की जो मुद्रा का नाम है टेगने है, इसके मुद्रा का नाम है। ये कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है जिसको हम टेगने कहते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है ये कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो परिदृश्य है यानी कि लैंडलॉक्ड देश कजाकिस्तान भी है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी है, और इसका सही जवाब है कि जया वर्मा सिन्हा जो है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष यानी और CEO बनी है। तो सही जवाब ही इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि कोई पिंड, अब यहाँ से साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि इसका विस्थापन किसके बताना है कि समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। और इसका सही जवाब है कि जब कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है तो इसका जो विस्थापन होता है शुरू किए गए समय के समानुपातिक होता है, तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर है। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि शुरू किए गए समय के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर होता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किन दो रंगों के बीच विचलन के अंतर को क्या कहते हैं। किन्हीं दो रंगों के बीच विचलन के अंतर को क्या कहते हैं, और इसका सही जवाब है कि कोणीय फैलाव जो है कि किन्हीं दो रंगों के बीच विचलन का अंतर होता है। तो इस तरीके से कोणीय फैलाव इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके बाद के प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि किसके कारण उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने का जो कारण है वो विकल्प के द्वारा अगर देखेंगे तो एक से अधिक उसके लिए कारण हो सकते हैं। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका पहला कारण है कि एक बदलता विद्युत क्षेत्र एवं गतिमान आवेश, ये भी उसके लिए कारण हो सकते हैं। दूसरा है कि स्थिर विद्युत आवेश और विद्युत प्रवाह वाले तार। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं कि एक से अधिक जो है इसमें से सही जवाब है, यानी कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए होगा, ई सही जवाब होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि लेंस क्या है, ये बताना है। लेंस के विषय में है कि लेंस क्या है। तो लेंस क्या है कि एक छवि बनाने वाला उपकरण है, यानी कि लेंस छवि का उत्पादक प्रतिबिंब करने वाला उपकरण नहीं है। यानी कि लेंस जो है कि छवि बनाने वाला उपकरण है, और लेंस जो है लेंस छवि का उत्पादक प्रतिबिंबित करने वाला उपकरण नहीं है। जब दूर वस्तु से प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होती हैं तो प्रतिबिंब या छवि का निर्माण होता है, न कि उत्पादन होता है। यानी कि लेंस स्वयं किसी वस्तु का प्रतिबिंब का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि जब उससे अपवर्तित जो किरणें होती हैं और वो जो किसी वस्तु पर पड़ती हैं
तब उस वस्तु की प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उसका छवि का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परिपथ से, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और इसका सही जवाब है कि किसी परिपथ में जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम उसमें से जिस उपकरण का उपयोग करते हैं तो इसमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है और इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, हालांकि इसका जवाब सही इसमें नहीं दिया गया है। गैल्वेनोमीटर इसके लिए सही जवाब है, गैल्वेनोमीटर। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं दिया गया है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है इससे विभव को मापा जाता है। इसी तरह से ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। ये बताना है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। और इसका सही जवाब है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक 30 वाला जो तत्व है वो Zn यानी कि जिंक है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसका परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं। जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 27 होता है। निकेल ये 28 है। कॉपर का 29 होता है। और ये जो लोहा है यानी कि Fe, इसको 26 कहते हैं। ये Fe है, ये कॉपर है, निकेल है और ये कोबाल्ट है। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में ये बताना है कि क्या 273 तो सब में है, 273 जोड़ेंगे घटाएंगे क्या करेंगे। और इसका सही जवाब होता है कि 273 को घटाना पड़ता है, यानी कि केल्विन यानी कि के का जो मान होता है वो 273 प्लस ये डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो सेल्सियस पैमाने पर जो ताप होता है उसमें 273 को हम उसमें से अगर सेल्सियस में निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि केल्विन में से 273 को घटा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। प्रोपेन ये अल्केन श्रेणी का एक सदस्य है और इसका प्रोपेन जो है यानी कि जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसे प्रोपेन कहते हैं, यानी कि C3 और H8 इसका सूत्र होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। यानी कि कार्बन जब 3 होगा तो H2n यानी कि यहाँ पे H 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 यानी कि C3H8 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए किस प्रकार के पॉलीमर का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं। और इसमें सही जवाब है टेफ्लॉन जो है। टेफ्लॉन जो उसका उपयोग बुलेट प्रूफ पॉलीमर के रूप में नहीं किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए केवलर और पॉलीकार्बोनेट्स एवं PMM का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें पूछा है कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो टेफ्लॉन का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें ऑप्शन ए और जो सी दिया हुआ है, ये ABC जो दिया हुआ है, इन तीनों का उपयोग होता है, टेफ्लॉन का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अपघटन क्रिया तब होती है। अपघटन की जो क्रिया है वो कब होती है। अपघटन यानी कि ये क्रिया तब होती है जब एक अभिकारक विघटित होता है और वो सरल उत्पादों में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि CaCO3 ये क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे संगमरमर भी कहते हैं। और जब इसको विघटित करते हैं यानी कि ताप के द्वारा, तो ये CaO और प्लस ये CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरीके से एक उत्पाद यहाँ पे 2 सरल उत्पादों में टूट गया, तो इसे कहते हैं कि ये विघटन की अभिक्रिया हो रही है। और इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला बांझ होती हैं। और इसका सही जवाब है कि टर्नर सिंड्रोम जो है, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है जो एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 45 ही होती हैं। आमतौर पे आप जानते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्र की जो संख्या होती है यानी कि 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कम होता है। और इस प्रकार इस विकार वाली महिलाओं में अविकसित यानी कि वो अविकसित महिलाएँ होती हैं और वो अक्सर बांझ होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर, ये बताना है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। और इसका सही जवाब है कि बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का ये मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन सी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। और बेकिंग सोडा का आप जानते हैं कि इसका जो उपयोग होता है, यानी कि हम खाने केक और ब्रेड जैसी वस्तुओं को चीज़ों को बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ब्रेड को फुला देता है। और भी इसके उपयोग हैं, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए, यानी कि चाहते हैं कि दूध जो है कि ज़्यादा समय तक फटे, तो इसके लिए भी सोडा का उपयोग करते हैं। और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी बेकिंग पाउडर, यानी कि जो खाने वाला सोडा है, उसका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक अंग कौन सा है। अब यहाँ से थोड़ा सा तेज हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और इसका सही जवाब है कि जो अंडाशय है, अंडाशय प्राथमिक महिला यौन अंग है, और यह महिला अंडाणु और कई एस्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक अंडाशय बादाम के आकार का ठोस भूरे गुलाबी रंग का होता है। तो इस तरीके से ये जो है कि प्राथमिक यौन अंग है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ठोस का वर्णन करता है। इसमें से सामान्य ठोस का वर्णन कौन सा करता है, इसमें से ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है कि जो असंपीड़ित सामान्य ठोस का वर्णन करता है। किसी ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, और जो इसे क्या करते हैं कि असंपीड़ित बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिछले हैंडपैम्प से, ये सवाल लिख सकते हैं कि छिछले हैंडपैम्प से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, ये बताना है। तो छिछले हैंडपैम्प से पानी पीने वाले लोगों को, यानी कि जो नीचे जो भी ऑप्शन में जो रोग के नाम दिए गए हैं, तो उनके होने की संभावना होती है, यानी कि सिवाय जो है कि फ्लोरोसिस के, यानी कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन और आदि की मात्रा में जब जल में जब अधिक हो जाती हैं, तो इसके लिए मानव के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। और इस तरीके से इसमें फ्लोरोसिस के होने की संभावना नहीं होती है। बाकी जो सभी जो हैं इसके इन रोगों के होने की संभावना होती है, क्योंकि आर्सेनिक की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद के प्रश्न है कि खनिज और झीलों के नाम के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे दो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एक तरफ से खनिजों के नाम दिए गए हैं और दूसरे में उसके इससे संबंधित झीलों के नाम है। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। और इसका सही जवाब है कि लाइमस्टोन जो है वो कैमूर खनिज से संबंधित जो दिया गया है, और झीलों के जोड़े के रूप में सही जोड़ा यहाँ पे दिया गया, यानी कि लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, ये सही है। बाकी जो है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न है कि उद्योग और स्थानों के नाम का भी इसमें जोड़ा दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। और इसका सही जवाब है कि इसमें जो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी की जो भागलपुर का जोड़ा है वो सही नहीं है, यानी कि आयरन रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट और फर्टिलाइज़र से ये भौराही है, ये भी जोड़ा सही है। भागलपुर में सिल्क उद्योग प्रसिद्ध है तथा तसर रेशम का उत्पादन यहाँ पे होता है। भागलपुर को रेशम का शहर भी कहते हैं, ये बात सही है। तो इस तरीके से इसमें सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये इसके लिए सही जवाब नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। मछली उत्पादन से इसका संबंध है नीली क्रांति का। और तिलहन जो है कि इसको पीली क्रांति कहते हैं। और ये खद्दान, ये दूध उत्पादन श्वेत क्रांति है, आप जानते हैं। और खद्दान का जो उत्पादन है तो खाद्यान्न उत्पादन यानी कि हरित क्रांति से संबंधित है, क्योंकि उसमें हरित क्रांति में अनाजों के उत्पादन पर बल दिया गया था, विशेष करके उसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि टमाटर जो है, ऑप्शन ए सही दिया हुआ है कि टमाटर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील है, जबकि प्याज, आलू और मक्का ये जो है कि उसके अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक रूप है जिसके फोटोन समान आवृत्ति साझा करते हैं और जिसकी तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के साथ पथ में है, यानी कि एक दूसरे के पथ में है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें जो है कि ये ऑप्शन ए सुसंगत स्रोत और असंगत स्रोत और विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये तीनों ही जो है इसके लिए सही जवाब है। इसी तरीके से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि मौसम
मौसम दशाएं विघटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? जिसमें मौसम संबंधित सभी दशाएं या सभी घटनाएं घटित होती हैं तो उसका क्या नाम है? और इसका सही जवाब है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी दशाएं जो है कि घटित होती हैं और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक और ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 8 किलोमीटर तक होती हैं, जबकि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है लगभग 12 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सही जवाब इसका क्षोभ मंडल है। जबकि समताप मंडल के विषय में जान सकते हैं कि यहाँ पे मौसम हमेशा ये क्या रहता है कि मतलब हमेशा शांत रहता है। और ये समताप मंडल से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं कि ये वायुयान के उड़ान भरने के लिए कौन सा जो है कि आदर्श मंडल है? तो समताप मंडल जो है कि वायुयान के यानी कि हेलीकॉप्टर या वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सही माना जाता है। इसके बाद के प्रश्न है कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? ये अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि इसे हम्बोल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम्बोल्ट कहलाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व का कौन सा जो है ये जो हम्बोल्ट की जो धारा है इसके विषय में जान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसमें से चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादन है यानी कि एशिया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एशिया जो है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है। और चावल की उत्पत्ति जो है वो चीन से मानी जाती है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन में ही होता है। चावल के उत्पादन के मामले में देखें तो भारत का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पे है, यानी कि चीन के बाद से दूसरा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और ये यहाँ की मुख्य फसल भी है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि यहाँ से आप देख सकते हैं 54 प्रश्न होगा कि पर्वतीय यानी बताएं कि पर्वतीय वर्षा के विषय में है कि पर्वतीय वर्षा के कारण होती है, ये बताना है। पर्वतीय वर्षा के कारण क्या होता है? और पर्वतीय वर्षा के कारण जो है कि पहाड़ियों द्वारा वायु का ये जो है वायु ऊपर उठ जाती है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में आबोर के नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक क्षेत्र की पहाड़ियों के विषय में है। और इसका सही जवाब है कि शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में ओबर के नाम से जानते हैं। शिवालिक पहाड़ी भारत की सबसे नवीनतम पहाड़ी है और शिवालिक जो पहाड़ी है हिमालय की बाहरी भाग है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी है, डफला पहाड़ी भी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि अरुणाचल प्रदेश में उसे अबोर के नाम से जानते हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है? और इसका सही जवाब है कि जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसमें संविधान में जो है कि 3 शब्द को जोड़े गए थे, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, अखंडता, ये सब शब्द जोड़े गए थे और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद के प्रश्न है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? ये अगला प्रश्न है। तो इसमें सही जवाब है कि इसमें जो साइबेरिया सारस जो है कि मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, तो ये इसके प्रसिद्ध चित्रकार जो मंसूर थे उन्होंने इसका चित्रण किया था और सही जवाब इसका है। जबकि यहाँ पे दशवंत और बसावन का नाम जो आप देख रहे हैं तो ये अकबर के समय के ये महान चित्रकार थे और पटना कलम जो चित्रकला की जो शैली थे इनके समय के ये मशहूर कलाकार थे, ये दशवंत और बसावन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन पातशाहनामा का लेखक था? इसमें पातशाहनामा का लेखक इसमें से कौन था ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि इसमें अब्दुल हमीद लाहौरी जो है कि पातशाहनामा के लेखक थे और इस पुस्तक से शाहजहाँ के काल में अकाल के दौरान बादशाह द्वारा किया गया सहयोग की भी इसमें चर्चा मिलती है। शाहजहाँ के काल में दक्कन, गुजरात, पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में अकाल आई थी और इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो सही जवाब है अब्दुल हमीद लाहौरी, इसके सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? इल्बर्ट बिल जो है कि उस समय वायसराय जो है कि लॉर्ड रिपन थे और इल्बर्ट बिल 1883-84 में लाया गया था, जबकि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल माना जाता है 1880 से लेकर के 84 तक था। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है कि
चार्टर्ड एक्ट यानी कि 1813 के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। यानी कि इसमें ऑप्शन जो 1813 का चार्टर एक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन में, इस तरीके से इसका सही जवाब होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रथम बार यानी कि पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का भी आदेश दिया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए, इसके बाद के प्रश्न है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रश्न है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। इसका सही जवाब है 1773। और इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति वर्ष यानी कि प्रति व्यक्ति आय का उन्होंने अनुमान लगाया था और उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक निर्धारित किया था भारतीयों के लिए। 1867-68 की ये बात है और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और तो इसके से ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 550 से भी अधिक जो है कि देशी रियासतें थी। 560, 562 भी कहीं कहीं ऑप्शन देखने को मिलता है अलग अलग किताबों में। और वो सभी देशी रियासतें जो है कि अपने स्वतंत्र रह करके वो अपने शासन करना चाहते थे, लेकिन चूँकि भारत की एकता के लिए वो ज़रूरी था कि सभी देशी रियासतों को किसी भी तरह से भारतीय संघ में शामिल किया जाए। और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन सभी जो है कि देशी रियासतों को समझा बुझा करके भारतीय संघ में शामिल किया। और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, यानी कि लौह पुरुष की उपाधि उनको दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है इनको कि अगला प्रश्न है कि पुणे समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? पुणे समझौता जो है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था 24 सितंबर और 1932 को। क्योंकि उसमें पुणे समझौता से संबंधित कुछ बातें हैं कि 16 अगस्त 1932 को रामजे मैकडोनाल्ड ने एक जो है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और जिसके तहत यानी कि हिंदुओं में दलितों को भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई थी। और इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यानी कि अपना हस्ताक्षर किया था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे कि दलितों को भी मुसलमानों की तरह अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा मिले और इसके लिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में रहकर उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था। और फिर बाद में इन दोनों नेताओं के बीच में समझौता हुआ था, जिसे पुणे समझौता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे विश्वास है, ये किसी का कथन दिया हुआ है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह एक बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी। इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन का ये कथन है। आप जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था? सही जवाब इसका है राजकुमार शुक्ल। चूँकि आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी से लखनऊ समझौता, जो लखनऊ का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, तो वहाँ पर इन्होंने यानी कि राजकुमार शुक्ला जो चंपारण के ही एक किसान थे, इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और चंपारण के जो किसान थे, नीलहे जो थे, यानी कि जो चंपारण में नील की खेती कराई जा रही थी और किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसको लेकर के उनका ध्यान आकृष्ट किया था और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता भी दिया था। और उसके बाद यानी कि 1917 में, अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पूर्वी चंपारण में आए और उन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज ये किस विभाग से संबंधित था? ये सल्तनत काल से संबंधित ये प्रश्न है। दीवान ए अर्ज जो है कि रक्षा विभाग से संबंधित था और वल्बन ने यानी कि जो वल्बन दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी और इसका अध्यक्ष जो है कि आरिज ए मुमालिक कहलाता था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब रक्षा विभाग से है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी कब? संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने पहली जो अपनी विचार विमर्श की शुरुआत की थी दिसंबर 1946 में की थी। और इसके बाद के प्रश्न हैं, आप इसमें से सदस्यों के विषय में कुछ जानकारी आप जान सकते हैं कि संविधान सभा में 389 जो हैं सदस्यों का प्रावधान था
जो देश के विभाजन के बाद से 299 इसमें सदस्य रह गए, यानी कि प्रारंभ में 389 सदस्य थे और जब देश का विभाजन हो गया था तो उसमें मात्र 299 सदस्य थे। और इसमें 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, इसमें यानी कि संविधान सभा में सर्वाधिक 60 सदस्य का प्रावधान हैदराबाद राज्य से किया गया था, लेकिन हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और हमने ये बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें एक सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है, और इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन। यानी कि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, और लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इस तरीके से अब्राहम लिंकन इसका सही जवाब होगा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे थे। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है अब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं ये बताना है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद जो है कि 300, यानी कि इसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है, क्योंकि उस समय भी यानी कि भारतीय संविधान में मूल जो है कि मूल संविधान में 22 भाग बनाए गए थे, 8 अनुसूचियाँ थी और अनुच्छेद जो है कि 395 थे। जबकि वर्तमान समय में संविधान में मूल रूप से 300 अनुच्छेद जो है कि 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है। यानी कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी चूँकि बहुत तरह के संविधान संशोधन भी हुए हैं तो इस तरीके से कुल 448 जो है वो अनुच्छेद की संख्या हो गई है। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भाग की संख्या यानी कि पहले जो 22 थी अब वो 25 हो गई हैं, और अनुसूची पहले जो 8 थी अब वो 12 अनुसूची हो गई हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसमें आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है 395 ही, चूँकि ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान में किससे है। अनुच्छेद 21 जो है अनुच्छेद 21 का जो संबंध है ये मूल अधिकार से है, और अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे मूल अधिकार दिया हुआ है क्योंकि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित भी है। और शिक्षा का जो अधिकार है भारत में 21 क में वर्णित किया गया है, क्योंकि संविधान में जो 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसमें 21 क के तहत भारतीय शिक्षा का अधिकार दिया गया था, यानी कि उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ये आप देख सकते हैं। तो बिहार में जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 7 मार्च 2005 को लगाया गया था, और उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे यानी कि वो सरदार बूटा सिंह थे। और अब तक जो है बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो आप याद रखिएगा 8 बार जो है कि बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है जब वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और इसके बाद के प्रश्न हैं, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध किया गया है, और इसका सही जवाब है कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैधता प्रदान की गई है। और इसमें पहला जो राज्य है, पहला राज्य कौन सा है, इसमें तो ऑप्शन सभी हैं, लेकिन इसमें सही जो है कि इसमें अगर ये बात आए, हालांकि इसका सही जवाब होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि इसमें ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात की थी पंचायती राज संस्थाओं में, तो बिहार इसके लिए सही जवाब होगा। 2006 में बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम जो लाया गया था उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा, और बिहार ये पहला ऐसा करने वाला पहला राज्य था। और इसका अंतिम जो प्रश्न है आज के लिए, देखिएगा यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप,
कि किसके द्वारा, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ जो है कि अधिकारियों के द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पद को औपचारिक प्रमुख होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन के लिए, बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए। इसके बाद के जो प्रश्न है या जो डीएलएड विषय के विशेष करके जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी धीरे धीरे करा दिया जाएगा और इसका पीडीएफ जो है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा।